नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के धनौजा गांव स्थित उच्चैठ भगवती के दरबार में। और इस परिसर में जो प्रतिमा है वो माँ दुर्गा का छिन्न मस्तिका रूप है। कहा जाता है ऐसा कि यहीं पर प्रसिद्ध विद्वान कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में ऐसी स्थिति थी कि बगल में ही एक नदी बहती है, उसी को पार करके आना असंभव था, कोई दिया जलाने वाला नहीं था यहाँ। तो चूँकि कालिदास को माना जाता था कि महामूर्ख हैं अपने दोस्तों मित्रों के बीच, तो उनके दोस्तों ने कहा कि जाओ दिया जला कर आओ। लेकिन वो कैसे जाए ये सोचकर दोस्तों ने कहा कि ये तो भाई बेवकूफ़ व्यक्ति है, इससे कैसे होगा, ये तो पार कर नहीं सकता है। लेकिन अंतोगत्वा कालिदास अपने इस अभियान में माँ को दिया दिखाने के अभियान में वो सफल हुए और उनकी सफलता से खुश होकर माँ उच्चैठवासिनी ने उन्हें वरदान दिया कि आज रात भर के अंदर तुम जितने भी किताब को शास्त्र को पढ़ोगे वो सब शास्त्र तुम अरट लोगे, तुम्हारे कंठस्थ हो जाएगा, तुम जीवन भर उसका उपयोग कर सकते हो और एक विद्वान कालिदास के रूप में तुम दुनिया के समक्ष अवतरित होगे। और चूंकि माँ दुर्गा का वरदान था तो ऐसा ही हुआ। कालिदास पता है अभिज्ञान शाकुंतलम से लेकर कई उपन्यासों के रचयिता हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो उन्हीं माँ शक्ति के दरबार में एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ मैं आज उपस्थित हूँ और चर्चा इस बात की करने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए मिथिलांचल के अंदर, मिथिला में पर्टिकुलरली मिथिला ये क्षेत्र जाना जाता है कि शाक्त समाज के लोग हैं। यहाँ पर चूंकि सनातनी जो है 3 भागों में बटे हुए रहे, शाक्त, शैव और वैष्णव। तो शाक्त विचारधारा मतलब माता का पूजा, वैसे सबको पता है कि केवल भारतीय सनातन व्यवस्था में ही भगवान देवी रूप में भी है, मतलब महिला भगवान भी केवल भारतीय सनातनी व्यवस्था में, अन्य धर्मों में, अन्य संस्कृतियों में महिला भगवानों की परंपरा नहीं रही है, लेकिन भारत में है। और मिथिला का यह क्षेत्र, मिथिला ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वोत्तर भारत जिसे हम कहते हैं, पूर्वी भारत, प्रायः शाक्त व्यवस्था से चलता था। और शाक्त होने का मतलब कि शक्ति के हम उपासक हैं। प्रत्येक घर में मिथिला में आप देखेंगे गोसाउनी होती है। विद्यापति एक बहुत प्रसिद्ध कवि, जय जय भैरव असुर भयाविन प्रसिद्ध गीत से लगभग प्रायः हर घर में जगदम्ब ही अवलंब हमर हेमाय अहाँ बिनु आस ककर, ठीक, ये गीत प्रत्येक घर में गाया जाता है। और इस धरती पर ये जो परंपरा रही है, शक्ति के उपासक लोग होते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक आचार विचार होता है उसमें भूगोल की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और भूगोल के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के विकसित होने में, क्योंकि अगर शाक्त व्यवस्था तो एक सामाजिक व्यवस्था है, शाक्त, वैष्णव और शैव में व्यवस्थाओं में कई चीज़ों के अंतर है। हाँ ठीक है कि समय के साथ, संस्कृति के साथ विकृतियाँ भी जुड़ती हैं, विकृतियाँ भी जुड़ी, लेकिन अंतोगत्वा ये 3 चीज़ों का असर होता है किसी भी व्यवस्था के ऊपर, सामाजिक, भौगोलिक और वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो एक तरह से हम प्राकृतिक व्यवस्था कह सकते हैं, जैसे प्रकृति का अंग भूगोल भी है, लेकिन जो और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, ऐतिहासिक व्यवस्था होती है, घटनाएं घटती हैं, उससे व्यक्ति की जीवनचर्या एक विकसित होती है किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर। तो मिथिलांचल के बारे में एक कहावत है कि पान, माछ और मखान ई थिक मिथिलाक पहचान, मतलब जो जीवन शैली मिथिलांचल के लोगों की रही, इसमें अभी जो वर्तमान परिस्थिति देखा जा रहा है कि वैष्णव परंपरा का थोड़ा सा ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है लगातार। जबकि मिथिलांचल जाना जाता है शाक्त के रूप में। प्रत्येक घर में मैंने बताया गोसाउनी की पूजा होती है, बलि प्रदान की प्रथा। आज मैं जहाँ इस दरबार में खड़ा हूँ, माँ दुर्गा छिन्नमस्तिका के दरबार में, यहाँ प्रतिदिन आप, अभी तो मैं सायंकाल में यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन सुबह के समय में आप देखेंगे प्रतिदिन यहाँ बलि प्रदान होता है। और उसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं।
ये बात सही है कि भूगोल की जब बात मैंने की तो पान, माछ और मखान, तो आप कहेंगे कि मांसाहार मछली चूंकि यहाँ तालाबों की संख्या पूरे मिथिला में, पूरे मिथिला ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वोत्तर भारत देखेंगे आप, तो जिसमें बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा है, तो हर, मैंने कहा ना कि हर जगह की भौगोलिक जो स्थिति होती है उसका असर वहाँ के लोगों के खान पान पे भी होता है, उसके इतिहास का असर होता है व्यक्ति के जीवन शैली पर। तो एक तो खान पान, मतलब तालाब की संख्या ज़्यादा है तो इसीलिए पान, माछ और मखान की व्यवस्था है। तो यहाँ के लोग मूल रूप से आप कह सकते हैं शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। लेकिन इधर के दिनों में देखिए वैष्णव जीवन शैली का प्रचार प्रसार इधर भी बढ़ता जा रहा है। कई सारे परिवार में लोगों ने मांस मछली का सेवन करना छोड़ा है। ठीक है, तो एक विषय है। दूसरा इतिहास से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मिथिला वह क्षेत्र है जो माना जाता है कि शायद हिंदुस्तान में सबसे शांत प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं। दुनिया की सबसे मीठी भाषा के रूप में मैथिली जो है अपना एक अलग स्थान रखती है दुनिया में जहाँ कहीं भी मिथिला के लोग बसे हुए हों, ठीक है, लोग उन्हें सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं और ऐसा कहते हैं। मैं तो स्वयं एक मैथिल हूँ, लोग कहते हैं ऐसा है कि भाई मैथिली में अहाँ सब गाड़ियों पढ़ै छियै अगर तो सुनने में नीक लगै छै लोग के। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने एक और किंवदंती है कि भगवान राम का ससुराल इसी मिथिला में था, जनकपुर राजधानी थी, माता सीता यहीं की बेटी रही है। तो भगवान राम प्रतिदिन यहाँ जब उनका महुवक हुआ करता था तो वो गाली लोगों को कहकर, वहाँ उस समय में महिलाओं को उसकाकर, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी प्रोवोक करना, तो उसकाकर जो है प्रतिदिन गाली सुनते थे वो। तो इतनी मीठी भाषा रही है मैथिली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इतिहास क्या है? इतिहास हमारा ऐसा है कि कई बार इस क्षेत्र पर ये शांत प्रवृत्ति के रहने वाले लोग, कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का सबसे माने पसंदीदा भोजन, ठीक है, माछ पान मखान तो है, ये तो पहचान है, लेकिन सबसे पसंदीदा भोजन दही और चूड़ा रहा है। आज भी लोग प्रायः घरों में सुबह का नाश्ता के रूप में दही चूड़ा का भोग, लोग कहते हैं कि हम भोग लगा रहे हैं, तो भोग लगाया करते हैं। यहाँ के की परंपरा में बसी हुई है। तो ऐतिहासिक जो कुछ घटनाएं घटती है किसी समाज के जीवन पर, उसका प्रभाव लंबे समय तक होता है। घटनाएं क्या घटी? तिरहुत राज्य था, यहाँ मुगलों का आक्रमण यहाँ भी हुआ, कई बार ऐसी परिस्थिति बनी कि लगा कि यार ये दही चूड़ा खाने वाले लोग मुगलों का मुकाबला नहीं कर सकते। और वो परिस्थितियां ही ऐसी थी जब प्रत्येक घर में ये बलि प्रदान की प्रथा शुरू हुई। हुआ क्या यार, दही चूड़ा खाने वाले लोग किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? मुगल तो जानवर, इंसान और जानवर के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को वो लोग, कोई अंतर ही नहीं था। चाहे हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें या खिलजी की बात करें, इन लोगों का जो जीवन शैली थी, जिस प्रकार का व्यवहार था लोगों के साथ उस जमाने में, तो मनुष्य और जानवर के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर खत्म था। तो उन राक्षसों से मुकाबला करने के लिए यहां तो आज भी बहुत सारे परिवार की ऐसी स्थिति है कि अगर कोई बलि चढ़ता हुआ बच्चा देख लेता है अगर, तो उसके बाद वो इस की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो कभी जीवन भर जो मांसाहार की तरफ ताकता नहीं है। तो ये मौलिक गुण है यहाँ के लोगों का। लेकिन कुछ कई चीजें मजबूरन भी होती हैं। तो ऐसी ही कुछ परिस्थितियां थी जब यहाँ के लोगों ने बलि प्रदान की प्रथा की उसको शुरुआत किया था। क्यों? इसलिए कि, और बलि प्रदान में खास बात क्या था, इस बात को याद रखने की आवश्यकता मैं बताना चाहूंगा। था क्या कि जिस परिवार के लोग बलि दे रहे हैं वो स्वयं बलि देगा। ऐसा नहीं था कि उसको किसी प्रोफेशनल को बुलाकर जो है एक गांव के में कोई एक माने छागर चढ़ाने वाला होगा और उसका प्रसाद बटेगा गांव में, नहीं, बल्कि हर परिवार के लोग स्वयं बलि देंगे वो। तो उससे क्या था कि उससे जो खून से जो भय था, जो कि किसी भी समाज को सुरक्षित रखने के लिए ये जो एक उसकी सीमा की सुरक्षा, यह भी महत्वपूर्ण है। तभी आपका संस्कृति भी बची रहती है, आपकी प्रतिष्ठा भी बची रहती है। हाँ, जान तो है ही साथ में। तो वैसी कुछ परिस्थिति थी जब ये तय किया यहाँ के विद्वानों ने कि नहीं, प्रत्येक घर में हम खर्ग पूजन भी करेंगे। यहाँ जब हर व्यक्ति परिवार के अंदर जब कभी भी उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार से एक दिन पहले शस्त्र पूजन होता है। यहाँ छगराधुर कहा जाता है
ठीक है, शस्त्र पूजन होता है। और उस शस्त्र पूजन मतलब उपनयन का मतलब क्या होता है कि अब बटुक को जो है आप शिक्षा प्रदान करने प्राप्त करने के लिए उसको गुरुकुल भेज रहे हैं। तो गुरुकुल जब भेज रहे हैं तो फिर जब वहां जा रहा है तो फिर उसका शस्त्र पूजा करके जाएगा। मतलब केवल शास्त्र की पूजा नहीं करना है उसको, बल्कि शस्त्र की भी पूजा करना है। तो ये था शक्ति का आधार। शक्ति अंदर से निकल कर आती है, शक्ति कोई बाहर से नहीं निकलता। तो इसीलिए इस मिथिला को कहा गया है शक्ति स्थल। और आज संजोग से मैं इस एक शक्ति स्थल पे ही मौजूद हूं, तो लगा कि नहीं इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इससे पवित्र जगह कुछ हो नहीं सकता। तो मूल यही स्थिति है वर्तमान में कि आज भी जो परिस्थितियां कभी रही होंगी, जिस दौर में कोई तुगलक और किसी खिलजी से खतरा था इस तिरहुत राज्य को, आज भी कहीं ना कहीं जब हम बात सुनते हैं आतंकवाद के दौर में कि कोई दरभंगा मॉड्यूल है और कोई मधुबनी मॉड्यूल है, चर्चा सिमी की हुआ करती थी। आज भी पीएफआई की चर्चा होती है और उस पीएफआई की चर्चा के दौरान यासीन भटकल की बात होती है, सिमी का यासीन भटकल, ठीक है। तो आज बात होती है कि दरभंगा और मधुबनी मॉड्यूल में जो दरभंगा में जो मधुबनी में जो स्लीपर सेल है, उन स्लीपर सेल पर निगरानी कौन रखेगा? क्या सब कुछ पुलिस प्रशासन और सेना के भरोसे छोड़ा जा सकता है क्या? समाज की क्या जिम्मेवारी बनती है? तो कई सवाल हैं, कई सवाल हैं। यहाँ के विद्वानों को उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक और इतिहास रहा है, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। ये धरती भारती का भी है, मंडन मिश्र का भी है। यहीं पर शास्त्रार्थ के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य को पराजित भी होना पड़ा था। तो यह शक्ति की धरती है, वंदन की धरती है, मां उच्चैठ बासरी की धरती है, ठीक है, श्यामा माई की भी धरती है। तो आज जब मिथिलांचल में वैष्णव परंपरा का विकास धीरे धीरे होता जा रहा है, शाक्त परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है, तो क्या यह समाज के लिए कितना उपयोगी होगा? समाज को क्या इस पर विचार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्वान तो तर्क किया करते हैं, मूर्ख थेथराई करते हैं। मिथिलांचल आज भी माना जाता है कि यहाँ शिक्षा सबसे पहली और अंतिम आवश्यकता है लोगों की। रकबा बहुत कम है यहाँ के लोगों के पास, भूमि संपत्ति के रूप में नहीं है, धन नहीं है, केवल एक ही चीज़ है, विद्याधन। और इस विद्याधन का उपयोग यहाँ से लेकर कैलिफोर्निया तक मिथिला के लोग करते आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।